ठीक है, अब अपन कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई अब बात नहीं करना बीच में है, मतलब फिर वो डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, तो we'll write that इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो we'll get calcium hydroxide plus C2H2, that is acetylene is formed. So this is acetylene which will be formed there, this is alkyne which is formed there. लेकिन इस मेथड से अपन सिर्फ acetylene प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड से अपन सिर्फ acetylene प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। दूसरा मेथड लिख सकते हैं फ्रॉम डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल और जेमिनल डाइहेड्रल्स। मैंने आपको पहले बता रखा है व्हाट इज विसिनल एंड जेमिनल डाइहेड्रल्स। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन एटम के पास हैलोजेंस की, है ना। विसिनल के पास है एडजेसेंट कार्बन के पास हैलोजेंस गिवन है अपने पास, तो इसको अपन कहते हैं विसिनल डाइहेड्रल्स। जब अपन विसिनल डाइहेड्रल्स को रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक एवज के साथ, ये डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन मेथड होता है, तो अल्कोहलिक एवज के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। ये अल्कोहलिक एवज का OH नेगेटिव इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो एक हैलोजन लीव करेगा। लाइक ये हाइड्रोजन यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, तो ये माइनस इफेक्ट जैसे हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा इससे अटैच होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो डेल्टा पॉजिटिव इस पे डेल्टा नेगेटिव इस पे। तो अपन कहेंगे अपने पास CH3 बनेगा, C एक H यहाँ पर रह गया अपने पास और डबल बॉन्ड बनेगा, एक हैलोजन इधर और CH3 बनेगा अपने पास। इसका अपन कहेंगे भाई इसको रिएक्ट करेंगे अपन। अब अल्कोहलिक एवज थोड़ा वीक बेस होता है, तो सेकंड स्टेप के लिए अपन को हीट करना होता है। तो पहले मैं हीट लिख रहा था क्योंकि मैं एक ही स्टेप में बताना चाहता था, और दो स्टेप में करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब OH नेगेटिव इसको रिमूव करेगा तो फिर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको लीव करवाएंगे, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बन जाएगा, विल गेट इट। लेकिन अगर हम इसकी जगह कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें तो वो एक ही स्टेप में कर सकते हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, सोडामाइड या फिर पोटेशियम, दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो वो एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर देगा। दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अल्कोहलिक एवज और अल्कोहलिक। ठीक है, एनसीईआरटी में बिल्कुल सिर्फ अल्कोहलिक एवज गिवन होगा, NaNH2 गिवन नहीं होगा। अगर गिवन है तो अपन NaNH2 को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक एवज होगा तो हीट भी करना पड़ेगा। प्रिपरेशन मेथड्स में अब अगर अपन जेमिनल डाइहेड्रल्स लेते हैं तो जेमिनल डाइहेड्रल्स विल बी लाइक दिस। एक ही कार्बन एटम के पास दोनों हाइड्रोजन होंगे, दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहेड्रल्स। ये CH3 लिख, आप यहां पर भी CH3 लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी एल्काइल ग्रुप लिख लो, फिर तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर अपन रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक एवज के साथ तो अगेन द सेम थिंग, वी विल राइट दैट यहां से ये इसको रिमूव करेगा तो ये शिफ्ट होगा, ये लीव करेगा। अगर वो लीव करेगा तो विल राइट दैट CH3C अपने पास एक X बच गया, ये H बच गया और इधर R। फिर अपन अल्कोहलिक एवज यूज करेंगे तो इस बार अपन हीट भी करेंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक एवज के साथ अपन हीट भी करेंगे या फिर अपन NaNH2 यूज करेंगे। तो इस बार अपन क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये लीव करेंगे, राइट। तो विल गेट ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस। लेकिन अगर अपन एक ही स्टेप में करना चाहते हैं तो अपन को NaNH2 यूज करना होगा। QH के साथ एक स्टेप तो हो सकता है सेकंड स्टेप में।
अब KOH के साथ सेकंड स्टेप क्यों नहीं हो रहा, तो अपन कहेंगे उसका रीजन है क्योंकि अगर अपन से कोई पूछेगा कि देखो भाई हमारे पास ऐसे गिवन है ना, अगर कोई पूछेगा ऐसे गिवन है तो बताओ इन दोनों में कौन सा CH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कौन सा CH बॉन्ड ज्यादा छोटा होगा। तो इन दोनों कार्बन एटम में आप मुझे बता सकते हो कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? जल्दी बोलो सर 1। तो अपन कहेंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, ये sp2 है और ये sp3। अब बताओ sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या sp3? जिसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये बात भूलना नहीं है, राइट ना, क्योंकि ये चीजें दो चीजें ऐसी होती हैं कि एक तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, और दूसरा जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, वो कभी नहीं भूलना, क्योंकि इससे बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना सॉल्व होगा। अगर ये sp2 है तो ये वाला कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा पुल करेगा इसके कंपैरिजन में। अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा तो ये बॉन्ड छोटा होगा इसके कंपैरिजन। तो sp2 वाला CH बॉन्ड छोटा होता है sp3 वाले के कंपैरिजन, इसलिए sp2 वाले में अपन को अल्कोहलिक KOH के साथ इसको क्या करना पड़ा, क्योंकि वो वीकर बेस था, अपन को हीट करना पड़ा सो दैट की रिएक्शन हो जाए। गॉट इट एवरीबॉडी? ठीक, इसलिए अपन को उसमें हीट करना पड़ रहा है, वरना अपन स्ट्रॉन्ग बेस यूज करके रिएक्शन कर सकते हैं। ये जो अपन ने एक ही कार्बन एटम के पास दोनों हैलोजन लिखे इसको कहते हैं अपन जेमिनल डायहेड्रल्स। वैसे अपन ने क्लास में IUPAC नेम वगैरह भी पढ़े हुए हैं इसके, मैं एक बार बस रिपीट करूंगा कि IUPAC अपन ने कैसे पढ़ा हुआ है, सो दैट कि अगर जैसे अगर अपन ने पास ये गिवन है, थोड़ा सा IUPAC की बात करें, अगर मेरे पास ऐसे तो मैं इसको इथाइलिन डाइक्लोराइड, आप 1,2 लिखोगे तो भी मैं लिख सकता हूं दैट इज इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब अपन कहेंगे सर आपने यहाँ पर 1,2 तो लिखा ही नहीं कि 1,2 डाइक्लोराइड। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखता CH3 Cl Cl और HS, तो इसको मैं इथाइलिन डाइक्लोराइड नहीं लिख सकता, इसको मैं इथाइलिन डाइक्लोराइड नहीं लिख सकता क्योंकि इथाइलिन डाइक्लोराइड ये है, तो वो क्या होगा, तो अपन कहेंगे ये होगा इथाइलाइडीन डाइक्लोराइड। ये क्या होगा, इथाइलाइडीन डाइक्लोराइड। अब ये लाइडीन लगाने का मतलब है कि एक ही कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप अटैच, जैसे मान लो अपने पास कोई मेन चेन है उसमें ग्रुप अटैच्ड है, तो अपन इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, इथाइलिन बोलेंगे और क्या, राइट। अगर IUPAC नेम में मुझसे ऐसे पूछ दिया किसी ने, अब मैं इनसे ले ही लेता हूं ना, तो अपन बोल सकते हैं सर वैसे तो अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो ऐसे, तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट मैं इसको लिख लूंगा दैट इज 1 2 3 3 इथाइल, लिखोगे ना ये वर्ड इथाइलिन, राइट। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे गिवन तो फिर क्या लिखूं, फिर क्या लिखेंगे, तो इसमें आपने एक ही कार्बन एटम से आपने हेलोजन अटैच किया होगा, उधर भी हाइड्रोजन से हेलोजन अटैच किया अपन ने अलग अलग ना, इथाइलिन तो इसलिए लिखा AbCH2 AbCH2, डाइक्लोराइड लिखा ना, हाइड्रोजन की जगह डाइक्लोराइड लिखा, उसको अपन क्या लिखेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मैंने क्लास में बताया वो इसको हटा दो तो आयोपेक ने भी बताया, राइट। तो अपन इसको लिखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको लिखेंगे अपन इथाइलाइडीन, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, राइट ना। तो अगर दोनों इसमें अपन ने क्या कर लिया कि भाई इधर से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करके एक Cl लगा दिया, 2 Cl लगा दिया, तो ये इथाइलाइडीन हो गया ना, देखो अब इसके दो बॉन्ड तो बनाओगे ना, तो दैट विल बी इथाइलाइडीन। और डाइक्लोराइड का मतलब है कि एक ही कार्बन एटम पे दोनों हाइड्रोजन,
किसी को डाउट है तो वो इसको देख के अपन को पता चल जाएगा कि आप जेमिनल डायहेलाइड्स की बात कर रहे हैं। तो वो थोड़ा आयुर्वेद नेमिंग हो सर गया। इसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है ना, मतलब 1,2 और 1,1? इस वाले में हाँ सर। आप ऐसे लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,2 डाइक्लोरो इथेन इथीन, और इसको लिखो ना 1,2 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये भी इथेन है क्योंकि डबल बॉन्ड तो दिख ही नहीं रहा ना। ये तो ऊपर वाला कॉमन नेम है। बिल्कुल, नीचे वाला ये आयुर्वेद नेम होगा। तो आयुर्वेद नेम पूछना है तो इतना इजी थोड़ी पूछेगा तुमसे कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन बताओ क्या होता है। ये हटा देना, जरूरत नहीं ना उसकी, खुद में याद रहेगा। ठीक है, इसको लिखना तो लिखना मीथाइल ना, क्योंकि वो अपन को पता होना चाहिए कि वैसे अगर है तो अपन क्या करेंगे एज अ सबको समझ में आया। इसके प्रिपरेशन मेथड 2। ठीक है, मैंने आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स बताया था ना एल्केन में। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटीन बनाया था, एल्युमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड से मीथेन बनाया था, और मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन बनाया। राइट, हमने मैग्नीशियम कार्बाइड से प्रोपाइन बनाया था। मैंने लिखा था Mg2C3, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोपाइन बने। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बने, तो हाइड्रोलिसिस में अपन बता देंगे भाई ये लो बैलेंस। ऑप्शन देख के अपन बैलेंस कर देते हैं क्योंकि मेटल जो होता है वो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन इसके प्रॉपर्टीज की बात। सर 1 मिनट, राइट वाला रब मत करना। और राइट वाला रब नहीं करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लिखो बस। अब प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्केन एंड एल्कीन्स। तुम लोगों को विजिबिलिटी ठीक है ना? क्यों? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, टेंशन में था, विजिबिलिटी ठीक है, वो करे अच्छा दिखता है, कुछ तो गड़बड़ है। शुरू करें? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा है, अपन को पता है ब्रांचिंग होता है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट वगैरह वो अपन को पता है, राइट ना? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑल हाइड्रोकार्बन्स have density is equal to 0.78 to 0.85 gram per centimeter cube. So they are lighter than water, so they will float on water, right? और बाकी boiling point वगैरह मैंने आपको बता रखा है वैसे। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे अपन ने लिखा था पहले C1 to C3 are gases, C3 to C11 are liquids, and C12 onwards are solid. जबकि अपन ने एल्केन्स और एल्कीन्स में थोड़ा डिफरेंट लिखा, वो क्योंकि इनमें पोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आ रहे हैं ना इसमें, तो थोड़ी पोलैरिटी बढ़ेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है सर, बोलो। सर वो नीचे वाला जो रिएक्शन है ना Mg2 वाला, वो वापस लिख सकते हैं क्या? वो क्लियर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल लिख दूंगा, कोई बात नहीं। ये प्रोपाइन बना प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख, अभी ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वेरी फर्स्ट में अब बॉइलिंग पॉइंट डिनोट करते हैं।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर। बाकी वो ब्रांचिंग वगैरह वो सब इसमें भी एप्लीकेबल है। सो बॉइलिंग पॉइंट एक जैसे, अगर नंबर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो ब्रांचिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने पहले पढ़ा। अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही हो, चाहे ब्रांचिंग हो या ना। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम। अल्केन में बताया था ऐसे। अब प्रॉपर्टीज में मिल रही है, इसमें तो 2 पाई बॉन्ड्स है ना, सो दे विल शो द एडिशन रिएक्शंस, राइट? दे विल शो द एडिशन रिएक्शंस। तो अपन एडिशन रिएक्शन में लिख सकते हैं they will show the addition reaction। तो जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, तो अपन कहेंगे ठीक है सर, CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, इसमें HX ऐड कर देता हूं। हाइड्रोजन एनाइड का मतलब हो गया HCl HBr HI का एडिशन करोगे ना, इनका एडिशन बताओ हाइड्रोजन एनाइड्स में, ठीक है? तो जैसे अपन ने पहले किया था कि भाई आप पाई बॉन्ड पे अटैक करो और दोनों में से किसी एक पे कार्बोकेटाइन बनाओ। इस पे बनाऊंगा तो 1 डिग्री होगा, इस पे बनाऊंगा तो 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री बनाएंगे ज्यादा स्टेबल। तो अपन कहेंगे कि भाई इसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो आई विल गेट लाइक दिस डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दूंगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन इस पे ऐड कर देता हूं, आई विल गेट द प्रोडक्ट। तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज CH3, इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो देखिए इसमें तो एक और डबल बॉन्ड है, राइट ना? अगर एक और डबल बॉन्ड है तो एक बार और एडिशन होगा इसमें, तो ठीक है। अब एक बार और एडिशन होगा तो फिर डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे। तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे तो इस बार आपको बताना पड़ेगा कि 1 पे कार्बोकेटाइन बनाऊं या 2 पे कार्बोकेटाइन बनाऊं। 1 पे क्यों भाई? हैलोजन होगा तो माइनस इफेक्ट होगा उसमें, माइनस इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी ना। तो किस पे बनाऊं पॉजिटिव चार्ज? तो 1 पे बनाएंगे। 1 पे क्यों बनाओगे? अभी तो आप बता रहे हो कि मतलब उसमें तो अनस्टेबल होगा। बोलो भाई 1 पे क्यों बनाऊं? अच्छा बताओ, इसमें मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड वाला ना। अगर किसी कार्बोकेटाइन में ना अपन ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं ना, ये तो बैक बॉन्डिंग है ना इसमें, दैट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तो फिर उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अगर ऑक्टेट कंप्लीशन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अभी तुम इसके लोन पेयर्स चेक नहीं कर रहे कि इसके पास लोन पेयर है ना, उसके पास लोन पेयर। अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो वो तो रेजोनेंस फिनोमेना है ना, इसमें रेजोनेंस थोड़ी है, इसमें तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन, राइट? तो इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन हो सकता है। सो ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीशन इट विल बी मोर स्टेबल। अब ऑक्टेट कंप्लीशन या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल लिख सकते हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन इट इज मोर स्टेबल, देन अपन कार्बोकेटाइन इस पे लिखें तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं। सो कार्बोकेटाइन यही बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन यही होता है। इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन हो सकता है ना, तो अब अपन कहेंगे अगर मान लो इसको ऐसे लिख लें, Cl हो जाएगा। अब ऑक्टेट कंप्लीशन लिखूंगा तो इस तरफ लिखते हो ना, ऐसे लिख लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इसमें ऐसे बन जाएगा। सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूं, इसमें मैं नहीं कर सकता सभी एटम का ऑक्टेट। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा उन स्ट्रक्चर्स से जिनमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? इसमें बैक बॉन्डिंग की वजह से ऑक्टेट कंप्लीशन होता है, ठीक है ना? तो अगर किसी टाइम हमको कार्बोकेटाइन बनाना है तो अपन कार्बोकेटाइन बना के देख लेंगे, अगर कभी ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाता है तो वही सबसे ज्यादा स्टेबल है।
हमेशा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट माय पॉइंट ना? अगर किसी मॉलिक्यूल में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है तो वो उन सभी स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा जिनमें ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं हो सकता। तो अपन इसमें नेगेटिव चार्जेस में ऐड कर देंगे, और नेगेटिव चार्ज आप एनाइन ऐड करोगे इसमें तो अपन ऐसे लिखेंगे, इस पे हैलोजन और ये CH3, ये तो जेमिनल डाइहैलाइड्स बन गए। मतलब मैं जेमिनल डाइहैलाइड बनाऊंगा हमेशा, अगर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा तो हमेशा जेमिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे, राइट? हमेशा जेमिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे एक बार पॉजिटिव चार्ज, इस पे H+ साइन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर बनाओगे, अब दूसरी बार जब भी आप ऐड करोगे ना इसमें, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज तो इसी पे ही बनेगा हमेशा, क्योंकि उसमें ऑक्टेट कंप्लीशन है। ठीक है, आपने एक बात अच्छे से नोट की, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन हो सकता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं हो सकता। तो ऑक्टेट कंप्लीशन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा अपने लिए स्टेबिलिटी के लिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो मार्जिन से ऊपर लिख लेना और हमेशा ध्यान रखना ऑक्टेट कंप्लीशन वाला पार्ट। अपन रिवीजन करेंगे ना, GOC1 शुरू करेंगे ना, तो छोटे छोटे पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, तो सीधा कंपाइल करके सब एक साथ करेंगे, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। सर मुझे कैसे पता कि रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा या इंटरफेरेंस या ऑक्टेट कंप्लीशन, या और भी कोई ऐसे इफेक्ट है क्या? हाँ, बहुत सारे। मतलब जो अपन ने पढ़ा है उसको बिल्कुल ऐसे अपन ने पढ़ा हुआ ना ऐसे दिखेगा, ये तो पूरे केमिस्ट्री में। लेकिन जो सेंटेंस बोल रहा हूं ना वो कभी चेंज नहीं, मतलब जो यहाँ बताया ना, जो भी पढ़ाया वो सेंटेंस कभी चेंज नहीं होता, वो रिएक्शन कभी चेंज नहीं, क्योंकि मैंने अगर रिएक्शन भी लिख रहा हूं तो उन सभी बातों का ध्यान रख रहा हूं कि कभी मैं अपने सेंटेंस को या रिएक्शन को चेंज ना करूं। एक जगह ऐसे किया है तो मुझे पता है कि वहां मैंने मतलब बाद में जाके चेंज करूंगा तो मैं बता दूंगा मुझे यार कहां, ठीक है ना? लेकिन उसके बगैर फिर मेरा क्वेश्चन खराब होगा, इसलिए मैंने कहा चलो जाने दो, बाद में वो इतने बार पढ़ेंगे कि अपन को हमेशा उसमें कभी गलती नहीं करनी। मैं भी गलत लिखूंगा तो तुम बता दोगे नहीं सर आप गलत लिख रहे हो। तो अपन जेमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है ना? दूसरा अपन लिखेंगे एडिशन ऑफ, क्योंकि जब अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे GOC1 GOC2 तभी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसके बाद तो तुम लोग ही बताओगे कि आप अपने रूल्स वायलेट नहीं कर सकते। मैं भी अगर करूंगा तो बोल दोगे कि भाई नहीं नहीं आप गलत बता रहे हैं, हो ही नहीं सकता, आपने पहले बता रखा है कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो अपन लिखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन मतलब अपन H2 लिख लेंगे भाई, दैट इज Cl2 Br2 जनरली यही ऐड करता है अपन, इनको ऐड करेंगे। तो इसमें अपन को ना कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक अपन लिख सकते हैं CuX, मतलब जो हैलोजन ऐड करेंगे कोशिश करेंगे वही कैटलिस्ट हो जाए। अगर Cl2 को ऐड करना है तो CuCl ले लो, Br2 को ऐड करना है तो CuBr ले लो, और I2 को ऐड करना है तो CuI, राइट? तो ये तो बड़ा इजी होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर अपन को पता है कि भाई एक बार आप हैलोजन ऐड करोगे CuCl में, तो एक बार आप हैलोजन का एडिशन तो एंटी एडिशन होता है, पढ़ा अपन ने। डबल बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे जब भी आप हैलोजन ऐड करोगे तो एंटी एडिशन करता है अपन। तो एक बार CH3C एक बार X अपन ऐसे ऐड कर देते हैं तो एक बॉन्ड गायब हो गया, और एक और बार हैलोजन को ऐड करेंगे तो फिर एंटी एडिशन कर देंगे। तो इस बार यहां लिख देते हैं और इस बार यहां, तो एंटी एडिशन हो गया ना, तो एक ऊपर साइड से लिखा एक बॉटम साइड से, दैट इज एंटी एडिशन। तो अपन इसमें एक बार और ऐड कर देंगे तो अपन कहेंगे देखो कभी आप बीच में स्टॉप तो कर नहीं सकते इसको, इस रिएक्शन से आप प्रोडक्ट आपको यही लिखना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है आपने एंटी एडिशन किया या सिन एडिशन किया, 4 हैलोजन लिखने हैं कहीं किसी को भी लिख दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये लो तो 2 पाई बॉन्ड है 4 हैलोजन ऐड हो, किसी को भी कहीं लिख दो, किसको समझ में आ रहा है एंटी एडिशन किया।
मतलब सारे पाई बॉन्ड हटा के आप हैलोजन लिख दो, खत्म हो गई। तो इसमें कोई ऐसा हैवी नहीं पार्ट जो अपन को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं वो ज्यादा स्टेबिलिटी और कम स्टेबिलिटी जैसे। गॉट इट ना? अब नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। Addition of water in alkynes. It is water is added. Is added in presence of H2SO4 and H2SO4. मतलब ये कॉम्बिनेशन सिर्फ ये वाटर के एडिशन में यूज होता है एल्काइंस में, पूरा ऑर्गेनिक। अगर ये कभी मुझे लिखा हुआ दिख भी गया ना कॉम्बिनेशन, तो मैं बता दूंगा आप एल्काइन में वाटर का एडिशन। मतलब मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है कि आप एल्काइन का ही रिएक्शन कर रहे हो और कोई दूसरा रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन में मैं ये बता सकता हूँ आप एल्काइन का रिएक्शन करने वाले, राइट ना? सर बोलो। ये एडिशन ऑफ हैलोजेंस में सबसे लास्ट वाला इसको क्या बोलेंगे? मतलब टेट्राहैलोजन कंपाउंड्स। भाई टेट्राहैलाइड्स हो गए ना, 4 हैलोजन हो गए ना। हाँ सर। पे नेम लिखना है तो यहाँ से 1 2 3 करके और फिर अपन लिख लेंगे हैलोजेंस के नाम, लिखे 1 1 1 2 2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन। ओके सर। अदरवाइज वी कैन राइट टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स। 4 हैलोजन है ना कंपाउंड, ऐसे बोल देंगे। आईयूपैक ने लिखेंगे अपन तो मोस्टली। सो वाटर इज added है, addition लिखा अपन ने, added in the presence of this according to Markovnikov। चलो ये भी अच्छा हो गया, Markovnikov के हिसाब से ऐड कर। तो एक अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं और फिर अपन बता देते हैं भाई कैसे अपन को बता। मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो MKR रूल तो अपन को पता है क्या होता है, इसमें H2SO4 और H2SO4 लिखने वाला हूं मैं। ये तो कॉम्बिनेशन देखते ही पता चल जाएगा मुझे कि आप वाटर ऐड कर रहे हो अल्काइंस। बस मुझे मार्कोनिक रूल फॉलो करना है। मार्कोनिक रूल फॉलो करना है तो अपन क्या करेंगे, वाटर के एडिशन के लिए भाई अगर कोई एडिशन प्रोडक्ट लिखना है तो एक बॉन्ड भी तो हटाना पड़ेगा ना, पाई बॉन्ड। अगर आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो पाई बॉन्ड को हटा के तो ऐड करोगे, उसमें सिग्मा बॉन्ड बनाओगे ना। तो इसमें भी मैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल मतलब जिसपे कम हाइड्रोजन है उस पे एनाइन ऐड कर दो और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे, तो अपन इस पे एनाइनिक पार्ट ऐड कर देते हैं और इस पे कैटायनिक पार्ट ऐड कर देते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल और ईन। मतलब ऐसे डबल बॉन्ड है उनको ईन बोलते हैं और उस ईन में अपन ने अल्कोहल ऐड कर रखा है, तो इसको कॉमन नेम अपन बोलते हैं इनॉल्स। क्या बोलेंगे? ईन प्लस अल्कोहल, इसलिए अपन उसे इनॉल बोलते हैं, राइट? अगर ऐसे होता तो मैं इसको फिनॉल बोलूं। इन प्लस ऑल तो था ही और पीएच बना दिया ना अपना इसको, मैं इसको फिनॉल बोलूं, राइट? तो ये इन प्लस ऑल था अपने पास जिसमें इन है और ऑल है। अगर इन और ऑल आएगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ये ना इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है इसके साथ, कीटो फॉर्म के साथ। ये अपन कीटोन बना सकते हैं जिससे ऑक्सीजन हटा था ना, उसको आप ऐसे CH3C डबल बॉन्ड हो और CH3 ये बने। मतलब मैंने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन जो था ना, ये वाला हाइड्रोजन जो था ऐसे था,
तो मैंने इसको ऐसे राइट ना, तो मैंने क्या किया इधर ऐसे बना, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, और इधर वाला बॉन्ड जो था ना वो इधर। तो पढ़ाऊंगा भी, पूरा एक टॉपिक है, जैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह है ना, वैसे इसको अपन कहते हैं, इस स्टेप को अपन कहते हैं टॉटोमेरिज्म स्टेप। दिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। किसी ने पूछा भी था आइसोमेरिज्म जो अपन पढ़ रहे थे ना मेटाबॉलिज्म की, सर कोई टॉटोमेरिज्म भी होता है क्या? हाँ होता है ना, वो यही है, लेकिन उस टाइम मैंने मना कर दिया, तो मुझे नहीं पता, अलग से बोलने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा उसको टॉटोमेरिज्म को, फिर जब बताएंगे तो फिर पूरा ही बताएंगे। लेकिन इधर वो टॉटोमराइज हो रहा था, तो अपन को एल्डिहाइड या कीटोन ही बताने पड़ते हैं आंसर्स। आंसर्स में अपन इनॉल नहीं बताएंगे, अपन जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वाटर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ना ऑक्सीजन, उसको डबल बॉन्ड कार्बन से, जो भी कार्बन पे अपन OH ऐड कर रहे हैं ना, उसको डबल बॉन्ड को O बना के दूसरी तरफ उसके हाइड्रोजन को देके उसको सैचुरेटेड बना। गॉट माय पॉइंट ना? जैसे मान लो मेरे पास ये गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं, सर अपन को पता है, बस आप ये बता दो कि ये वाला कॉम्बिनेशन लिख दो, ये आपने बता रखा है कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक ही जगह यूज होता है, और चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो, ये कॉम्बिनेशन किसी ना किसी क्वेश्चन में एक बार तो यूज होगा, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देगा। लेकिन अपन को हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व करेगा कि आप कुछ भी कर लो, यहाँ एल्काइन है और उसमें वाटर का एडिशन होगा, मतलब वो अंडरस्टूड होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अभी तो कार्बनिक ऑक्सीजन के हिसाब से करना है, लो भाई कर दिया हमने, इधर OH डबल बॉन्ड CH और इधर H। क्या करेंगे, इधर वाले डबल बॉन्ड को इसमें शिफ्ट कर देते हैं और हाइड्रोजन इसको देते हैं, वही तो टॉटोमेरिज्म करना है इधर, तो ये तो इनॉल हो गया, राइट ना? हाइड्रोजन कार्बन को देते हैं और कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ बना, दैट इज टॉटोमेरिज्म। तो मैं इसको टॉटोमराइज, सो टॉटोमेरिज्म लिखेंगे अपन, और उसमें अपन इसको PH C डबल बॉन्ड O और CH3 कर देंगे, ये प्रोडक्ट है। सो फिनाइल एसीटोन उसका नाम, एक तरफ फिनाइल है ना, अगर दोनों तरफ CH3 होता है तो एसीटोन बोलते हैं, जैसे ये था, तो ये तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 था तो एसीटोन था, लेकिन इसमें फिनाइल ग्रुप है एक तरफ, तो अपन इसको फिनाइल एसीटोन। कभी कभी इस टाइप से नाम लिख देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं फिनाइल एसीटोन क्या होता है, राइट ना? जैसे उन्होंने लिख दिया ऐसे बेंजोफिनोन, अब कंफ्यूज हो गए अपन, ये बेंजोफिनोन क्या होता है? भाई फिनोन तो ये हो, कीटोन बनाना ही बनाना है, ये फिनोन हो गया एक तरफ और फिनाइल, तो बेंजोफिनोन हो गया, ये बेंजीन हो गया, उसमें फिनोन बना, सो बेंजोफिनोन, राइट ना? तो उस टाइप से उनसे क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं वो, और कभी मतलब अपन को ऐसा लगता है अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं है कम को, जबकि क्वेश्चन अपन को आता है, बस वो नाम नहीं आया फिर भी क्वेश्चन, ठीक है? तो उस टाइप से होता क्या है? बोलो सर टॉटोमेरिज्म होता क्या है? क्या बोले, कुछ नहीं बोला सर हाँ बोलो, सर टॉटोमेरिज्म होता क्या है? टॉटोमेरिज्म होता क्या है सर? सर वो पूछ रहे टॉटोमेरिज्म होता क्या है? चैट करो, चैट में बता दो क्या बोल रहे हो, वो किसी को समझ में नहीं आ सर रहा वो क्या बोल पूछ रहे रहा है कि टॉटोमेरिज्म क्या होता है। हो। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? हाँ सर। टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होता है। हाँ तो भाई पान सिंह तोमर अंशु पान, ठीक है? टॉटोमेरिज्म मैंने आपको बताया ना कि भाई टॉटोमेरिज्म मैं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट इनॉल आएगा, आपको कीटोन बताना है, ठीक है ना? तो अपन टॉटोमेरिज्म
पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा था, बट इट इज अगर टॉटोमेरिज्म में दोनों देखेंगे, अगर अपन कीटोन और टॉटोमेरिज्म, तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म होना चाहिए? फंक्शनल, बिल्कुल, एक कीटोन है दूसरा एल्कोहल, सो इट विल बी अ फंक्शनल आइसोमर्स ना, तो अपन इसको फंक्शनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। सो इट इज फंक्शनल आइसोमर्स बट दे विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो वो बताऊंगा मैं बाद में, राइट ना। तो अपन को अभी टॉटोमेरिज्म में नहीं जाना है, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर के बाद इसको देख के आ रहा है, तुम लोगों से मैंने कहा था अपने नाम की बात सबको याद होती है। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे और तो एक तो मुझे बता रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टॉटोमेरिज्म, बताऊंगा मैं बाद में, अपन पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म, लेकिन टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा ना 2 घंटे लगेंगे, हो सकता है ज्यादा ही लग जाएगा। सर किस में आता है? किसमें आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट में आता है। तो वो आइसोमेरिज्म का पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि तभी तो मैंने पूछा कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो इसलिए वो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। आफ्टर मेटामेरिज्म अपन को टॉटोमेरिज्म पढ़ना था, बट उस टाइम इसलिए नहीं बताया कि उसमें थोड़ा और केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, मतलब उसमें बीसोमेरिक वगैरह भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं बताया, बट बताऊंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे दैट विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ of alkanes, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन कहेंगे देखो भाई, if you are having like this, if you are having like this and if you are having like this, इसका CH बॉन्ड जो है ना, इसका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और इसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर अपन पोलैरिटी इन CH बॉन्ड की बात करें, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, और फिर अपन लिख लेते हैं पोलैरिटी इन CH। मुझे नहीं लगता कोई मतलब ऐसा होगा जिसको नहीं पता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन आयन, तो अपन को पता है कि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ज्यादा होगा sp2 से, ज्यादा होगा sp3 से, राइट। अगर ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा ना, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा और इस पे डेल्टा नेगेटिव, इसके कंपैरिजन में आएगा ना। मतलब दिस विल बी मोर पोलर बॉन्ड देन दिस एंड दिस विल बी मोर पोलर देन दिस, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन, उतना ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो पोलैरिटी ज्यादा किसमें होगा? A में, फिर B में और फिर C में। अगर पोलैरिटी ज्यादा होगा तो वाटर में डिसॉल्व जल्दी हो जाएगा ना, तो इसका मतलब यह हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर ये प्रोटॉन देगा ना, अगर ये प्रोटॉन देगा तो ऐसे बनाएगा, ये प्रोटॉन देगा तो ऐसे बनाएगा, और अगर ये प्रोटॉन देगा तो ऐसे बनाएगा। अब अपन को ये बताना है कि इन तीनों एनाइन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, मोस्ट स्टेबल एनाइन। मैंने आपको, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर किसी के प्रोटॉन को लीव करने के बाद
मैंने आपको क्लास में है बताया है, HI, HBr, HCl and HF. Which is the strongest acid? अब HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है? अपन कहेंगे पता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी आई पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज। अब एक नेगेटिव चार्ज सभी पे आने वाला है ना, आने वाला है ना सभी पे एक नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर बड़े एटम पे आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो जाएगा, उसकी चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। अगर कम होगा तो वो प्रोटॉन को देख के ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब उसको एनाइन जैसे रहने की टेंडेंसी है। गुड बाय। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि मैं कभी भी ये नहीं देखूंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है, उसमें से प्रोटॉन को हटा और नेगेटिव चार्ज की एनाइन जो स्टेबिलिटी देती है, वो एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल है इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। भाई प्रोटॉन देने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाना ना, इसका मतलब उसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। दिस इज अ थंब रूल, ये कभी गलत नहीं। अगर मुझसे कोई एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा और मुझे नहीं पता कि यार ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैं प्रोटॉन निकाल के एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करूंगा, जिसमें एनाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आया बोल दूंगा कि यही सबसे ज्यादा एसिडिक बनाएगा, यही सबसे ज्यादा एसिडिक है। गॉट माय पॉइंट ना? दूसरा वो थंब रूल होता है, कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब आप चाहे कुछ भी पढ़ो, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो चाहे, लेकिन ये फंडा कभी गलत नहीं होता। दैट इज अ थंब रूल कि आप एनाइन का स्टेबिलिटी चेक कर लो, अगर एनाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनाइन कौन सा स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होता है? क्योंकि तीनों ही कार्बन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब मैं बता सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। वैसे भी पोलैरिटी से बता रहे थे भाई, वैसे भी मैं तुमसे पोलैरिटी से बता सकता था, पता चल गया ना, छोड़ दो। लेकिन हमें एक बात तो और पता चल गया कि अगर नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमेशा। तो अपन कहेंगे यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। इसका मतलब है कि इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, वो ज्यादा एसिडिक है बी से, बी ज्यादा एसिडिक है सी से। वैसे भी पोलैरिटी देख के भी बता रहे हैं, राइट ना? सो that is how we can write the acidic strength or stability of anion. Stability of conjugated base. तो अपन लिखेंगे conjugated base में stability that is HC triple bond C. इसका stability ज्यादा है, CH2 double bond CH negative, इसका stability ज्यादा है, CH3 CH2 negative. स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, प्रोटॉन हटाने के बाद जो एनाइन मिलता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड बेस। तुम लोग की स्कूल में एस ब्लॉक आने वाला है क्या? किसी के स्कूल में कोई टेस्ट नहीं है ना? कोई बात नहीं, मेरा मतलब था कि मुझे नहीं, पर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और मैं थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक हीटिंग भी बचा हुआ ना, कब है? तो अपन ऐसे करेंगे कि अपन पहले थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर लेंगे, बाद में आयनिक चलेगा। पहले थर्मो शुरू कर, बस आज जितना पढ़ेंगे अपन ये उसमें खत्म हो जाएगा। आज अपन खत्म करेंगे तो एनसीईआरटी वाला पार्ट तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम। वैसे ही वापस मुझे पढ़ाना। हाँ मतलब रिवाइज करूँ, रिवाइज मतलब ये नहीं पढ़ा, इससे रिलेटेड जैसे लास्ट क्लास में हुआ था ना रिवीजन टाइप, उस टाइप से सिर्फ क्वेश्चंस के। तो अब अपन चेक करेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस तो एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड मैंने बहुत सारा पार्ट बताया। आप जितना मर्जी चाहे उसको एक्सप्लेन करो, इधर से ऐसे ये सब ऐसे, इधर से मतलब ऐसे काम तो सब बताया।
तो आप उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी गॉट दैट। अब अपन कुछ एग्जांपल भी लिख लेते हैं। भाई देखो, अगर कोई कंपाउंड है अपने पास और उस कंपाउंड में ये these are called terminal alkynes, इसको अपन कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस का मतलब है 1 2 3। टर्मिनल अल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे कर सकते हो, एंड पोजीशन, दे आर कॉल्ड टर्मिनल अल्काइंस। अगर इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे ना तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम के साथ सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस। क्या प्रूफ होता है इससे? अपन को पता है किसी भी कंपाउंड को अगर सोडियम मेटल से रिएक्ट करो और वो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, इसका मतलब वो कैसे बिहेव करेगा? एसिड जैसे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उसमें अपन सोडियम मेटल डालते हैं और वो हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, मतलब वो कंपाउंड कैसे बिहेव कर सकता है? एसिड जैसे। So this reaction indicates that this can behave as acid. Got it? अगर ऐसे होता ना तो ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, because only terminal alkynes react with sodium. ये वाला रिएक्शन नहीं करता, वो अपन ने कॉमन नेम लिख लिया, सोडियम एसिटाइल्स, राइट। तो अगर मान लो ऐसे होता अपने पास तो दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है टर्मिनल एल्काइन में, तो फिर ये 2 मोल सोडियम से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है सर, ठीक है, और 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट है ना, 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट होगा। और ध्यान रखना, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन, हाफ मोल हाइड्रोजन, क्योंकि कभी कभी पता वो अपन को क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, बताओ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एसटीपी। तो अपन कहेंगे इसमें 1 मोल आ रहा है मतलब 22.4 लीटर्स, और उसमें हाफ मोल आ रहा था मतलब 11.2 लीटर। ऐसे क्वेश्चन सर बोलो। बी वाले में क्या हुआ, मुझे समझा नहीं। बी वाले में टर्मिनल एल्काइंस नहीं था, दिस इज नॉट अ टर्मिनल एल्काइन। भाई सिर्फ वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो पोलर हो, ये वाला पोलर थोड़ी हाइड्रोजन होगा, वो तो बहुत कम एसिडिक हो, उसमें तो पोलैरिटी नहीं है ना। sp3 वाला हाइड्रोजन पोलर नहीं होता। एक्टिव मेटल्स के साथ इनको अपन कहते हैं एक्टिव मेटल्स, तो एक्टिविटी सीरीज की वजह से अगर कोई कंपाउंड एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है तो अपन कहेंगे वो एसिड जैसे बिहेव कर सकता है। ये इसके पास एक्टिव मेटल तो है, ऐड तो किया, लेकिन इसके पास टर्मिनल एल्काइंस नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, इसको भी सोडियम मेटल से रिएक्ट करूंगा, नो रिएक्शन। मतलब अपन ये बता रहे हैं इसमें कि सिर्फ वो एल्काइंस जो टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं बस उन्हीं का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, बाकी नहीं होते। बाकी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, वो एल्काइंस जिसमें जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम होता है बस वही एसिडिक होता है। ओके सर। मतलब कुछ अच्छा बोलो ना, मतलब आवाज नहीं आई ठीक से। तो चैट पे लिख, समझा सर। तुम चैट पे लिख दो और फिर उसके बाद जो भी पूछना है ना वो चैट पे लिख दे। मतलब चैट पे कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब बाकी पार्ट के लिए मैं एक पार्ट और लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एल्कोहल से, एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एल्काइन से, एल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है अमोनिया से, अमोनिया का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है CH3 से। अब बताओ वाटर
ज्यादा एसिडिक होगा। वाटर एसिडिक होता है या बेसिक होता है? वो तो न्यूट्रल होता है, सभी को पता है ना। तो अगर वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल लिखा हुआ है आपने, ये तो न्यूट्रल होता है, तो फिर ये बेसिक रहेगा। भाई अगर ये ज्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में, तो भाई फिर तो ये बेस है, ये न्यूट्रल है, ये एल्काइंस है, ये एल्कीन्स है, और ये, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ऑल एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्केन्स, ये सभी का पीएच जो है ना वो ग्रेटर देन 7 होता है पीएच। मतलब सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, उनका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, लेकिन रिलेटिवली भाई जैसे अपन कहेंगे मेरे पास HCl है और HI है, दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI है। तो रिलेटिवली HI स्ट्रॉन्गर एसिड ना, तो रिलेटिवली अपन बता रहे हैं कि इनमें रिलेटिवली ज्यादा एसिडिक कौन होता है? ये गॉट माय पॉइंट ना। तो वो चीज बताई मैंने कि इनमें से ज्यादा एसिडिक ये है रिलेटिवली, इसलिए वही एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बाकी दोनों एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, मतलब वो कभी एसिड जैसे बिहेव नहीं कर सकते। गॉट माय पॉइंट? वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। किसी को डाउट है तो बोलो। अब नोट इसलिए लिखा था कि अभी इसके बारे में अपन ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, आयनिक पढ़ेंगे तो बहुत सारा एसिड बेस करेंगे। मेरे ख्याल से जो बच्चे जनवरी वगैरह में ज्वाइन किए थे उनको एसिड बेस थ्योरी अपन ने पढ़ा था, राइट ना? आरएनएस थ्योरी और ये लोग सारा कुछ यूज करेंगे, तो कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस सब वो वहां पर ही बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आयनिक में अपन वापस एक बार डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या करना है अपन को। तो ये आपका एसिडिक्शन था। अब अपन पढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन। तो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी दैट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, अब पॉलीमराइजेशन में एक तो अपन लिखते हैं दैट इज भाई दैट इज डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब है ऑफ एसिटिलीन लिख रहा हूं। एसिटिलीन को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखा होगा तो अपन को पता है यू आर राइटिंग एसिटिलीन। तो कार्बन के बॉन्ड को सैटिस्फाई करना ही है ना अपन को हाइड्रोजन से। अगर दो ही हाइड्रोजन है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड ही लिखना पड़ेगा तो अपन को, राइट? जैसे अपन ने कैल्शियम कार्बाइड लिखा था, तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे रहा होगा? ऐसे ही तो रहा होगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड रहा होगा। ये आपने Na2CO2 लिखा ना, तो सोडियम एसिटाइड हो गया, राइट? तो डाइमराइजेशन में क्या होता है कि भाई अगर अपने पास ये केबल है तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये पाई बॉन्ड्स जो होता है ना वो आपस में अगर कोई पाई ऑर्बिटल अपन क्या करते हैं, इनको कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं। अब कैटलिस्ट जो यूज करता है वो लिखा होता है अमोनिकल CuC, या आप अमोनिकल की जगह ऐसे लिख भी सकते हैं NH3 और ट्वाइस ऐसे लिख भी सकते हैं। मतलब ये अमोनिकल CuCl ही है, दोनों में से किसी भी तरीके से बता सकते हैं। और ये रिएक्शन काफी टाइम पूछ भी लेते हैं, ठीक है? तो डाइमराइजेशन में वो क्या करता है कि जब भी ऑर्बिटल सेम प्लेन में आएंगे ना, जैसे इसका ये वाला px है, ये वाला px है, तो वो जैसे एक ही प्लेन में आएंगे ना वापस में मिक्स हो जाएंगे। तो इस बॉन्ड को अपन यहां शिफ्ट करेंगे और इसका एक हाइड्रोजन जो है वो इसको देंगे, राइट? वो ऑर्बिटल मिक्सिंग है, मतलब आगे जाके अपन पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट बता रहा हूं। अपन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन आपने कहा ठीक है, इधर एक तो दो बॉन्ड तो बचेंगे ना, एक हाइड्रोजन उसको दिया ना आपने, मैं कार्बन की वैलेंसी आपको बताऊंगा सैटिस्फाई करके। फिर एक कार्बन अपन को इधर आया, उसके हाइड्रोजन का तो कुछ भी नहीं किया आपने, लिख दिया। और इधर वाला फिर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके आपने दो कार्बन को बॉन्ड बनाया ना। अब 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता था, इसलिए इसको हाइड्रोजन उसको दे दिया। तो अपन इसको लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH वो प्रोडक्ट लिखा।
C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे इधर है वैसे ही इधर, C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना अपने पास, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज इन दोनों को कपल करके अपन ने क्या किया, डाइमराइज किया, दो मॉलिक्यूल को डाइमराइज किया। ऐसे अपन ट्राइमराइज भी कर सकते, मतलब 3 को ले लेते हैं, लेकिन 3 के लिए अपन को इससे काम नहीं चलेगा केमिकल, सो उसको अपन कहते हैं ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन में अपन क्या करेंगे, विल राइट लाइक दिस, अब 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ट्राइमराइजेशन में अपन क्या करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उनको रेड हॉट आयरन ट्यूब में हीट करते हैं। आप 3 मोल्स लिख लो एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लेंगे। रेड हॉट लिखना है तो 500 डिग्री पे तो हीट करना ही होगा, या टेम्परेचर लिख लो 783, तो 600 कर लेते हैं, 873 के आसपास होता है। तो नाउ व्हाट हैपेंस, जब ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आते हैं ना, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे इनके पाई बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होते हैं, तो इसमें ये ऐसे मिक्सिंग, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ये बेंजीन का इंडस्ट्रियल मेथड है प्रिपरेशन, बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, राइट ना। जब ये ऑर्बिटल है ना, जो ये वाले, जब ये इसका ऐसा वाला ऑर्बिटल, इसका ऐसा वाला ऑर्बिटल, इसका ऐसा वाला ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होगा तो मिक्स होगा, तो बेंजीन बन ना। तो इधर अपने पास क्या बन गया, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इधर बीच में 2 डबल बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो गया है ना, इधर भी डबल बॉन्ड बचा क्योंकि एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर भी डबल बॉन्ड बचा क्योंकि एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, बाकी सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन तो है, तो ये बेंजीन बन गया। दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। रेड हॉट ट्यूब में 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो बेंजीन बनता है, दैट इज ट्राइमराइजेशन। ठीक है, अगर 4 होते हैं, अपन 4 मोल को ऐड करते हैं और थोड़ा सा कंडीशन एडजस्ट करते हैं तो टेट्रामराइजेशन भी होता है। और पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि एन टाइम्स ले लो आप, पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, एन टाइम्स लेना होता है सर। वो 600 डिग्री सेल्सियस है ना? बिल्कुल। ओके सर। तो एन मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन ले लेते हैं, तो एन मोल्स ले लेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही ना, ये इधर शिफ्ट होगा, इसका आगे शिफ्ट होगा, उसका ऐसे आगे शिफ्ट होता रहेगा, मतलब जैसे एन लिखेंगे पर इसको ऐसे लिखेंगे है ना, अपन ऐसे लिखेंगे। ये पॉलीमराइजेशन भाई, 2 तो आपके सामने है, इस वाले को भी आगे शिफ्ट करते जाओ, उसके भी बॉन्ड को शिफ्ट करते जाओ, तो ऐसे पॉलीमराइजेशन बोलो तो बना दो, राइट, बना दूं, मतलब नीचे मतलब ऐसे बता देंगे पर कैसे मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल्स का। ये एन मॉलिक्यूल्स कैसे वो शिफ्ट होते जाएंगे, अपन बनाते जाएंगे, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका ऐसे पॉलीमराइजेशन, डबल बॉन्ड आता है कार्बन का, ठीक है ना। तो वो ऑर्बिटल जैसे ही सेम प्लेन में आएंगे वो पॉलीमराइज होता है। अब इसके पॉलीमर का फायदा ये होता है कि इसका पॉलीमर ना इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और वो मेटल के जैसे बिहेव करता है। अब मेटल के जैसे बिहेव करेगा तो अपन इसके ना इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोड्स में जनरली अपन मेटल बना लेते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और काफी सस्ता भी पड़ता है। एसिटिलीन बनाने में क्या प्रॉब्लम है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, लाइमस्टोन खूब है अपने पास, कार्बन भी खूब है, कैल्शियम कार्बाइड बन गया, पानी तो डालना बन गया ऐसे, राइट।
और चैम्बर में डाल के उसको पॉलीमराइज कर लेना, कैटलिस्ट ऐड करके, ठीक है। और कैटलिस्ट अवेलेबल कैटलिस्ट ले लो, या मतलब कोई भी कैटलिस्ट अपन हीट करेंगे और कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट, एंड हाई प्रेशर और कैटलिस्ट यूज, तो पॉलीमराइज होता है। तो उसको ना अपन जो बनेगा कंपाउंड पॉलीमर बनता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, वही इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पॉलीमर बन गया पॉलीएसिटिलीन, ये एसिटिलीन था, ये पॉलीएसिटिलीन है, is used as a poly, is used as electrodes in electrolytics, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोपाइलिन भी होता है, इधर CH3 लिख लेंगे अगर एक तरफ, तो प्रोपाइलिन भी बना, मतलब अगर कभी ऐसे भी हो तो भी पॉलीमराइज कर दो, एसिटिलीन ना, इधर CH3 लिख दो तो इधर CH3 आ जाएगा, एक इसमें CH3 लिख लो, एक इसमें CH3 लिख लो, तो प्रोपाइलिन का भी ट्राइमराइजेशन। तो मैंने ये तो नहीं बताया ना कि इन हाइड्रोजन का कोई रोल था, हमने तो बॉन्ड का रोल बताया ना आपको। तो 3 मॉलिक्यूल कोई भी लेके ऐसे साइक्लिक वो सभी बाद में बताऊंगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोई वर्ड नहीं बोलना चाहता, मतलब प्रॉब्लम ये होगा ना कि अभी मतलब ऐसे मत बोलो आप कुछ भी जिससे अपन को लगे पता नहीं कुछ होता होगा ना, ठीक है। तब तो छोटा छोटा पार्ट अपन पढ़े और हो गया, ठीक है। बाद में कुछ ऐसे ना थोड़ा सा जब आप करने हो जाओगे फिर कुछ भी बोलो कोई प्रॉब्लम, अभी फिजिकल में कुछ भी बोलो ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि इधर अपन को पड़ेगा। तो ये आपका मतलब एक तरीके से एल्काइंस था। अब अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अपन एरोमेटिसिटी भी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये ना अपना GOC1 GOC2 भी कंप्लीट हो गया होता ना, तो फिर हम फ्री स्टाइल में पढ़ा सकते। उनका हो गया था ये P3 का, उनका GOC1 GOC2 S ब्लॉक हाइड्रोजन सब कर दिया उनका, शायद किसी उनका स्कूल में आ रहा है थर्मोडायनामिक्स, तो उनका भी थर्मोडायनामिक्स शुरू कल से, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगा तो थर्मोडायनामिक्स वो तुम्हारे साथ उनको पढ़ाया तो वो कहते हैं नहीं सर हम तो अलग पढ़ेंगे, उनको पता है अलग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड से चलेगा ना, उनका खत्म भी हो जाएगा, अपन भी स्पीड बना लेंगे, उनको स्लो कर देंगे अपन फास्ट, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, उनको रोक देना। प्रॉब्लम ये ना उनकी सुबह क्लास होती है, शाम को होती है तो अपन रोक भी देते हैं, सुबह कैसे रोकते हैं, तो कहेंगे सुबह आपके पास 2 ही तो बैच, एक रिपीटर और एक उनका बैच, नहीं कैसे काम उनको सब पता रहता है कैसे रहेगा, है ना, उनको सब पता रहता है कहाँ क्या कैसे कर सकते हो। और उनको एक और चीज है ना, तुम लोग स्कूल जाते हो ना, उनको मैंने बोल रखा है कि भाई तुमको ना शॉर्ट ड्यूरेशन पे भी क्लास हो सकता है, 1 घंटे पहले बताऊंगा क्लास का, उनके पास काम क्या रहता है, तुम्हारे पास तो बहुत काम है, स्कूल का भी काम होता है, घर का काम होता है, चलो नहीं, लेकिन तुम लोग एक काम कर सकते हो, पता तुम लोग अगर जैसे ज्यादा थोड़ा सा अलर्ट अगर तुम लोग रहो ना, जैसे कोई छुट्टी आती है तो तुम लोग पहले से आते हो व्हाट्सएप कि सर उस दिन छुट्टी है आप देख लीजिए ना, जैसे अभी क्या है 31st कोई छुट्टी थोड़ी होती, फर्स्ट और सेकंड को तो कोई ना ऑनलाइन क्लास लूंगा, ऑफलाइन नहीं, और 31st को कौन कैसे पार्टी बनाने वाला है, ऑफलाइन रोज है, मैं तो बीमार पड़ता हूँ, मुझे तो छींक आ रही है, आर्टिफिशियल करवाना है ना, नहीं उसमें मतलब ये ना कि देखो एक बात है, मैंने आपको बताया ना कि अगर एक ही निकला ना तो सबका आर्टिफिशियल होगा, तो अपन ना ऐसे करेंगे अपन भाग भी नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए अपन ना क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड ना, क्योंकि वो पार्टी वार्टी सब सैटरडे संडे लग रहा है ना, नहीं 15 दिन तो छुट्टी वैसी होगी तुम्हारी,
उस दिन पेपर तुम लोग ऑफलाइन दोगे ऑनलाइन? ऑफलाइन है। चलो सर ब्रेक दे दो, कितना टाइम हो गया? कह रहा 5:30 पे ब्रेक दे दो। हाँ ठीक है, ब्रेक है, ले जाओ। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड में अब अपन कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप्स हैं। एक बेंजोनेट होता है और एक नॉन बेंजोनेट। भाई जिसको ब्रेक चाहिए वो अपने आप ले सकता है, वो जिसको पूछने की जरूरत नहीं है, और जिसको क्लास मिस करनी है वो भी कर सकता है। मतलब अगर कोई क्लास मिस कर रहा है तो थैंक यू। तो एक होता है बेंजोनाइट और एक होता है नॉन बेंजोनाइट। बेंजोनाइट का मतलब जिसमें बेंजीन जैसे कंपाउंड होना चाहिए, ऐसे ये बेंजीन है तो बेंजीन है तो बेंजोनाइट अपन लिखेंगे तो ऐसा होना चाहिए उसमें। तो अपन कहेंगे जैसे ये बेंजीन हो गया तो ये एरोमेटिक है, नाफ्थलीन हो गया ये भी एरोमेटिक है, फिर एंथ्रासीन लिख लें, ये एंथ्रासीन हो गया, ये एंथ्रासीन हो गया, ये भी एरोमेटिक है, और एक फिनेंथ्रासीन भी। वैसे तो सभी पढ़ाना है मुझे, रिएक्शन भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना। तो एक ऐसे हो, तो ये फिनेंथ्रासीन, ये हो गया बेंजोनाइट। मतलब इसमें बेंजीन दिखना चाहिए, बेंजीन जैसा। सर वो लास्ट वाला क्या लिखा है आपने? लास्ट वाला फिनेंथ्रासीन है। है ना एरोमेटिक, इसमें तो दो एरोमेटिक, दो जगह बेंजीन। नॉन बेंजोनाइट में पेरिडीन होगा, अब फ्यूरन भी लिख सकते हैं, पायरोल भी लिख सकते हैं, थायोपीन भी लिख सकते हैं। ये नाम है। They all bounce with a luminous flame। बोलो इसके बाद ये पायरेटिन है, ये फ्यूरन है। क्या पूरन दिख रहा है? ये पायरोल है। अब उसको पेरोल तो पता था, पायरोल नहीं। फिर अपन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक। कंपाउंड एक तो अपन लिख सकते हैं फ्रॉम एसिटिलीन। अब एरोमेटिक कंपाउंड का नाम जब भी आएगा वो हमेशा बेंजीन ही। जब भी अपन को एरोमेटिक कंपाउंड की बात करनी है ना वो हमेशा बेंजीन ही होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में वी कैन राइट अपन को बेंजीन बना फ्रॉम एसिटिलीन, अभी बनाया था प्राइमराइज करके ना 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन रेड आउट आयरन ट्यूब में।
तो लिखो। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा। कार्बन कार्बन के बीच में 6 हो गए और कार्बन हाइड्रोजन के 6 हो गए ना, 12 हो गए सिग्मा बॉन्ड। और 3 पाई बॉन्ड तो दिख ही रहे हैं पक्का ना। फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। ये डिकार्बोक्सिलेशन पहले बताया ना मैंने, कैसे करते हैं उसको डिकार्बोक्सिलेशन को। अगर CO2 हटाना है तो कैसे हटाते हैं, किसके प्रेजेंस में हटाते हैं? सोडा लाइन के प्रेजेंस में हीट करते हैं ना, तो CO2 रिमूव करेंगे। डिकार्बोक्सिलेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइन। तो एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा ना, तो ये बेंजीन बनेगा और Na2CO3 बनता है। CO2 का रिमूवल ना डिकार्बोक्सिलेशन। और रिडक्शन ऑफ फिनॉल भी। सो रिडक्शन ऑफ फिनॉल में भी कर रहे हैं। अगर हमारे पास फिनॉल है तो इसको जिंक के साथ हीट करो, इट विल गिव अस बेंजीन प्लस जिंक। ये तीन ही मेथड लेते हैं। तीन ही मेथड लिखने को प्रिपरेशन। इनको प्रिपरेशन के लिए तीन ही मेथड लिखने हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं ना, एक बार कर। तो स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ना, और रेजोनेंस एनर्जी वगैरह अपन को पता है। अब ना एक बात है, एनसीईआरटी में ना एरोमेटिसिटी गिवन है, मतलब उन्होंने कैसे एरोमेटिसिटी चेक करते हैं वो थोड़ा सा एरोमेटिसिटी उन्होंने लिखा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, एरोमेटिसिटी पढ़ ही लेते हैं। बाद में बस अपन को ये पता है कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, वो हमको पता है, अब बता सकते हो। तो मैं एक बार एरोमेटिसिटी, ये प्रिपरेशन हो गया बेंजीन का, इतना ही बताना है अपन को, राइट। और भी मेथड है लेकिन वो फिर आगे वाले चैप्टर्स यूज करेंगे। तो मैं एक बार एरोमेटिसिटी बता रहा हूं आपको, लेकिन एरोमेटिसिटी में कंप्लीटली बता रहा हूं, तो मतलब आगे फिर एरोमेटिसिटी पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा मेसोमेरिक इफेक्ट का आइडिया है, राइट। मेसोमेरिक इफेक्ट का आइडिया है अपन को, और रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का आइडिया है अपन को। हाँ बिल्कुल, उसको मैंने रेड हॉट आयरन ट्यूब लिखा हुआ, Fe ट्यूब लिखा हुआ है, जो पहले हमने अभी ट्राइमराइजेशन पढ़ा था। बिल्कुल कौन सा ये वाला पंखा है, है ना? नहीं नहीं, उसने गलती से टेबल पकड़ ली, ऐसे ऊपर जाने वाला। तो शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा,
भाई मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, पढ़े? उधर बैठ के रोड पे भी देख लेते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, शाम को वहां लिजर्ड हम लोग लास्ट ईयर में जरा सा खूब खेलते थे उसको। हाँ? कहाँ पर? अच्छा मुझे लगा लिजर्ड। चलो शुरू करते हैं, वरना वो अभी कहेगा सर ब्रेक लेते हैं। उनको ये लगता है ना क्लास में तो मस्ती कर रहे हैं, थोड़ी होता है। अच्छा देख, मैं ना जैसे अपन ने लिखा, अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा ना, इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा कुछ होता नहीं। जब कोई इफेक्ट काम नहीं आता तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट यूज। जैसे मैं एक एग्जांपल दे, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा अभी रिवाइज करेंगे, थोड़ा बाद में रिवाइज करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे मुझसे कहा गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ, एक ये है और एक ये। मुझसे कहा गया कि इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, तो मैं कहूंगा मेरे लिए तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस तो मैं रेजोनेंस फिनोमेना को देता हूं। अगर मुझसे कोई पूछता कि इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ, और मेरे पास ऐसा, तो मैं कहता इसमें रेजोनेंस फिनोमेना, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मैं कहता ये वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस इज मोर देन, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट का ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, प्रायोरिटी ज्यादा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन था, राइट ना? तो अपन कहेंगे इसलिए आपने, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन था तो आपने इसको ज्यादा स्टेबल। इधर तो हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है और रेजोनेंस दोनों में ही, तो फिर ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से बताऊंगा। जब मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं काम आता तो सोचते हैं आप छोटा सा कोई, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज द वीकेस्ट इफेक्ट, मैं ज्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस फिनोमेना को दूंगा, फिर उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा इज अ प्रायोरिटी। पहले रेजोनेंस फिनोमेना को अपन प्रायोरिटी देंगे, अगर वो है तो वो ज्यादा सही, ठीक है? तो अपन कहेंगे इन दोनों में, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी 4 अल्फा है और इसमें भी 4 अल्फा है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इससे करेगा, ये 1 था, ये 2 था, ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इससे विड्रॉ करेगा, ये इससे विड्रॉ करेगा, मतलब 3 कार्बन एटम मिलके उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इधर 2 कार्बन एटम मिलके इलेक्ट्रॉन देंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम है, तो जब 3 कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन मिलके देंगे, इधर 2 कार्बन एटम मिलके देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अपन कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब B is more stable than A and the reason is inductive effect। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन डिफरेंट होता तो मैं उसी से करूंगा, अब रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ने के लिए अपन को ये चेक करना होता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द रेजोनेंस फिनोमेना कैन टेक प्लेस, मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड में रेजोनेंस फिनोमेना होगा और किस में नहीं होगा। मैंने आपको कॉन्जुगेशंस तो बता रखे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया, मैंने आपको कॉन्जुगेशन बताया, द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, द फॉलोइंग कंपाउंड्स a resonance phenomena exists, किस कंपाउंड में रेजोनेंस फिनोमेना है? मतलब मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि किसमें रेजोनेंस होगा या नहीं, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि जितना मैंने आपको पढ़ाया पहले,
ठीक है ना, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। ठीक है, अभी भी मतलब अपन ने वैसा शुरू नहीं किया जैसे अपन को शुरू करना है, बस बेसिक्स थोड़ा थोड़ा ताकि आपको आइडिया रहे। एक मेरे पास ऐसे गिवन है, इसमें रेजोनेंस फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। मैं 1-2 कर लेता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा कंपाउंड दे सकता हूं। ये बेंजीन में आपको डबल बॉन्ड पता है कैसे बनाना है? रेजोनेंस फिनोमेना का मतलब है इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन किसमें पॉसिबल है, या चार्ज दिख रहा है तो चार्ज का डिलोकलाइजेशन किसमें पॉसिबल है। जैसे तुम क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, मेंस में बस इतना ही लग रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते, इसलिए जो भी पार्ट है वो आप पूछ लो। ये अभी नहीं सीख पाए तो फिर कभी नहीं सीख पाए। समझ में नहीं आएगा बोल देना, बिल्कुल समझ में नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे इंटीजर टाइप में, हाउ मेनी ऑफ देम कैन शो रेजोनेंस।
हो गया? शुरू करें? अच्छा देखो, ठीक है, करते हैं, हम सब डिस्कस करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और पॉजिटिव चार्ज, ये तो था कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 डिलोक्लाइज हो गया, ये तो एलाइलिक कार्बन है, ये तो है। दूसरे वाले में चेक करो, दूसरे वाले में CH3 था, ये नेगेटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड आपने यहां पर लिखा हुआ है डबल बॉन्ड और ये CH2, ये डिलोक्लाइजेशन में होगा नहीं होगा? क्यों? अपन कहेंगे देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके 2 हाइड्रोजन है ना, और इसमें एक जो ऑर्बिटल लोन पेयर, एक तो CH3 हो जाएगा और एक ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज का ऑर्बिटल होगा इसी कार्बन के साथ, तो वो एक ऑर्बिटल ऐसे बाहर निकलता है। और पाई बॉन्ड कैसे होगा? ऐसे, जब तक ऑर्बिटल एक ही प्लेन में नहीं होंगे वो डिलोक्लाइज तो नहीं होते। ये वाला ऑर्बिटल, ये चारों ग्रुप एक ही प्लेन में होंगे ना, परपेंडिकुलर टू दिस पाई बॉन्ड। इसका मतलब है ये दोनों अगर ऐसे हैं बोर्ड के प्लेन में, तो ये वाला ऑर्बिटल ऐसे, तो ये वाले ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, मतलब उनका डिलोक्लाइजेशन पॉसिबल नहीं, उनकी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं। इसमें तो मिक्सिंग नहीं है, सो इसको करना है, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज अ डिफरेंट प्लेन देन द पाई ऑर्बिटल्स। जब तक ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं होंगे उनमें मिक्सिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब अपन थर्ड की बात, थर्ड वाले में आपने ऐसे बना, थर्ड वाले में आपने ऐसे, इस पे पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करता तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। तो अगर मैं ऐसे शिफ्ट करता हूं तो आई गेट अ पॉजिटिव चार्ज और मेरे पास ऐसे बनेगा। तो अपन कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर बना अपने पास, ये वाला, ये तो इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर, क्योंकि कभी किसी एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता। रेजोनेंस फिनोमेना में कभी भी किसी का भी ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता। ऑक्टेट कंप्लीट तो हो सकता, एक्सपैंड नहीं हो सकता। जैसे अपन ने कहा था अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, ऑक्टेट एक्सपैंड होगा तो वो इम्पॉसिबल है। ये एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो गया ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज, अब मैं ऐसे तो कर नहीं सकता, अब यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना जिसको मैं इधर लेके आ सकता, आ ही नहीं सकता भाई, ऐसे तो करूंगा नहीं, चलो इसी को ब्रेक कर दो, तो फिर नाइट्रोजन कहां है? गॉट माय पॉइंट ना? कभी भी किसी भी रेजोनेंस फिनोमेना में किसी एटम का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होता। फिर कोई डाउट होगा तो तुम लोग बोलोगे कि मतलब कैसे, क्या क्या कर रहे हो बताओ, तो मुझे अगर नहीं आएगा समझ तो बोलना पड़ेगा तुमको कि और मतलब एक्सप्लेन करो। ऐसा नहीं, अच्छा ठीक है ओके सही कर रहे हो ठीक है, तो अपन वो बताएंगे कि भाई रुको अभी बताओ, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। फिर सीधी सीधी बात है, अपन ने इसको क्या, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है
आप पॉजिटिव चार्ज भी लिखे हो और नाइट्रोजन पे ऐसे भी लिखे, तो अपन कहेंगे अब ये डिलोकलाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे तो इसका ऑक्टेट तो पहले से कंप्लीट है, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। सो अगर मैं पाई बॉन्ड को इधर से ऐसे लेके जाऊं तो इसका ऑक्टेट एक्सपांड होगा। फिर पाई बॉन्ड तो तभी डिलोकलाइज होगा जब उसको इलेक्ट्रॉन दे गया, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं उसको, तो उसका ऑक्टेट एक्सपांड हो रहा है। यहां पहले नहीं हो रहा, जब कार्बन था ना ऐसे, तो ऐसे था ना, इधर शिफ्ट किया अपन ने तो इसका ऑक्टेट पहले कंप्लीट इनकम्प्लीट था, तो अपन ने कहा चलो इलेक्ट्रॉन देख के पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करना। समझ में आया ना? ठीक है, तो इसमें तो इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट वाले को चेक, अब मैं थोड़ा ये हटा देता हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट वाले के लिए अपन ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो अपन को समझ में आएगा ना, लेकिन रीजन लिखते रहना कि मतलब व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू आर राइट ना टेलिंग दैट कि उसमें होगा या नहीं। थर्ड वाले में हो गया, फोर्थ वाले में देखते हैं। फोर्थ वाले में आपने बनाया तो ऐसे है, चलो भाई ठीक है, मान लिया मैंने इधर लोड पेयर भी, आपने डबल बॉन्ड भी लगाया और इधर पॉजिटिव चार्ज। देख भाई, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दोगे तो डिलोकलाइज, ऐसे कर ले भाई, ये वाले बॉन्ड को, इसका तो हो ही नहीं सकता डिलोकलाइजेशन, इसी बॉन्ड का हो सकता है, तो इसको लेके उसको दे दे, इसका इलेक्ट्रॉन ले लो और उसको दे दो, तो अपन कहेंगे चलो दे दो, ये लो दे दो। इधर ऐसे लिखोगे तो इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपन ने ऐसे बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड था इसका इलेक्ट्रॉन लिया और उसको दे दिया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, इधर जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज, अपन ने कर दिया। यही करेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि कभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उन पे पॉजिटिव चार्ज और उनका ऑक्टेट कंप्लीट था, दैट इज इम्पॉसिबल। हम कभी बना ही नहीं सकते ऐसा, हम कभी ऐसा स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उन पे पॉजिटिव चार्ज। चलो इनकम्प्लीट है चल जाए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। ऐसा कभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो लिखोगे तो ऐसा नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, सही कहा तुमने, कोई बात नहीं, आता है आपको, ठीक है। क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्टर में तुम गलती करो। ये तो इम्पॉसिबल, ठीक है ना, सबको समझ में आया। अब इन चीजों को ही आप अच्छे से सीखना, क्योंकि यही चीजें हैं जो अपन को सारे ये रिपीट होते हैं, सारी चीज सारी जगह। मैं कहीं भी स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कभी बताऊंगा, इन्हीं को यूज करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि वो जीओसी में रूल्स में बताऊंगा, बाद में मैं खुद उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता। एक बार बन गया तो आप मतलब कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा, आप तो है नहीं है तो नहीं। फोर्थ फिफ्थ की बात करते हैं, तो इसमें नहीं है भाई, ये तो और पॉसिबल ही नहीं है। और डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज दिख तो रहा था, लेकिन मैं डबल बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम हो रहा था। अब अपन कहेंगे फिफ्थ वाले में, इसमें तो ऐसे लिख लेते भाई, ऑक्सीजन है, उस पर 2 हाइड्रोजन है और एक पॉजिटिव चार्ज। मतलब फिनॉल था, ऐसे फिनॉल था, पर इसको एक प्रोटॉन दे दिया, उसका एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। तो अपन ने क्या किया, इसको एक प्रोटॉन देके ऐसे बना दिया। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव चार्ज देखो, आप फ्लोरीन पे लिखो पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट ना। किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज हो, बस उसका ऑक्टेट कंप्लीट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दे विल बी स्टेबल।
अब पॉजिटिव चार्ज को तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है तभी डिलोकलाइज होगा। चलो दे देते, दे 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 दो, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, अभी कंप्लीट ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड होगा, सो नहीं दे सकते, इसमें डिलोकलाइजेशन पॉसिबल। अपन ऐसे करेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन के एक्सपेंशन ऑफ, सो इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई डाउट नहीं। इनको भी कोई डाउट नहीं। भाई किसी को डाउट होगा तो बोलेगा, नहीं। 6 वाला तो इसमें तो नहीं हुआ। अब ये BF3 कहाँ लिख दिया मैंने, समझ में नहीं आया BF3 कैसे। वैसे BF3 में होगा रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन रेजोनेंस थोड़ी होगा इसमें, राइट ना। लिख के देख लो, नहीं मान रहे हो तो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ऑर्बिटल मिक्सिंग हो रही है क्या? ऑर्बिटल मिक्सिंग तो हो रहा है, तो रेजोनेंस फिनोमेना है। हाँ तो उसका आंसर सही है, वो खुश हुआ, खुश हुआ। चलो ठीक है, तो मुझे क्या बताना था ना, ऑर्बिटल मिक्सिंग कहीं भी हो हमारे लिए वो रेजोनेंस, चाहे वो बैक बॉन्डिंग हो या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, अगर एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब देयर इज रेजोनेंस। अपन बताएंगे अगर इसकी जगह ऐसे होता ना BF4 नेगेटिव तो इसमें रेजोनेंस नहीं होता। अगर BF4 नेगेटिव होता तो मैं इसमें मना कर देता कि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है। इसमें नहीं होता है सारे कार्बोनिक रेजोनेंस। और उसकी वजह से मैं ये बताऊंगा, अपन जी क्वेश्चन कैसे पूछेंगे पता, बताओ इसका BF बॉन्ड छोटा होगा या इसका BF बॉन्ड छोटा होगा, तो क्या बोलेंगे? तो पार्शियल डबल बॉन्ड, भाई सिग्मा तो पहले से था ही ना, पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग और हो रही ना PP ओवरलैपिंग, भाई इसमें इसका p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके पाई p बना रहा, तो वो तो पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना, तो पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है ना, थोड़ी बैक बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ये तो डबल बॉन्ड करेक्ट बच्चे से आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ छोटा, मतलब ये वाला बॉन्ड लेंथ छोटा है इससे। उस टाइप की क्वेश्चन को पूछेंगे पक्का, किसी को डाउट नहीं है तो वी गॉट इट, कि मतलब इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्ड। अब 7th वाले की, अब इसको हटा दूंगा वाला है ना, ऊपर वाला पार्ट। अब अपन 7th वाले की बात, 7th वाले में कोई डिलोकलाइजेशन है क्या? इसमें पॉजिटिव चार्ज, अच्छा इसी की पॉजिटिव चार्ज, अब बताओ इसमें है क्या डिलोकलाइजेशन? इसमें तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कैसे लिख दिया नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो आपने अगर पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो ये सोच के लिखा होगा आफ्टर कंप्लीट है, ये आपने लिखा ना। अब डिलोकलाइजेशन है क्या इसका तो आफ्टर कंप्लीट, तो डिलोकलाइजेशन नहीं होगा,
मैं इसको इसे दे दूं, ऑक्टेट एक्सपैंड हुआ क्या नाइट्रोजन का? तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज उसी एटम पे है जिससे डबल बॉन्ड अटैच है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच है, इसमें ऐसे नहीं था ना डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर होता तो मैं इसमें सिंगल बॉन्ड से अटैच था, सभी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड भी एक बॉन्ड होते हैं, अपन उनको दे सकते, जब भी अपन डिलोकलाइज कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड को ही तो शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नाइट्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड से अटैच है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज उसमें से डिलोकलाइज हो जाएगा। तो फिर उसका पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो जाएगा। मुझे तो सभी टाइप के क्वेश्चन लेने हैं, आपको बताना है, बट आप लिखोगे उसमें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखें। इसमें तो होगा, उस वाले की बात, उसमें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो होगा ही होगा, क्योंकि लोन पेयर और ये तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो उधर नेगेटिव चार्ज वो तो फिनॉल का, राइट ना, इट्स मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा दिया। बेंजीन इनसे वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर प्लस एम इफेक्ट पढ़ाना अपन, बेंजीन इनसे वेरी फर्स्ट एटम पे अगर लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट, रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग विल इंक्रीज, ये तो प्लस पता है अपन को। नाइन्थ वाले में मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है, ऐसे कर देता हूं, कोई बॉन्ड से ऐसे डिलोकलाइज, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने पड़े तो डिलोकलाइजेशन कर दे, कर देता हूं। ये बनेगा, बना दो, बना तो दे ही है, होगा कि नहीं है बताओ, क्यों नहीं होगा, इसका तो ऑक्टेट और पॉजिटिव चार्ज इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर, भाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ऐसा पता ही नहीं सकते। पेट वालों तो ये होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक लोन पे तो रहेगी, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया तो बदले में इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके इसको दिया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसको मिला ना इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो उसको पॉजिटिव चार्ज देगा। यस, अब इसके बाद तो एट्थ वाला मैंने बता दिया, वापस एक्सप्लेन कर दिया, किसी और ने भी पूछा था, राइट ना, सो वी गॉट। अब नहीं इसका टिफिन तो मैं खा लूंगा, हाँ मैं भी टिफिन लेके मैं भी ब्रेक खाना ना, बस एक इसको कंप्लीट कर लेते हैं ब्रेक, और क्या मुझे तुमसे ज्यादा भूख मुझे जब भूख लगती है तुम पढ़ा नहीं बताते, तुम तो मतलब ज्यादा काम करते हो, बैठे रहते हो, मैं तो ऐसे ही। चलो ये वाला अच्छा, अगर ऐसे के ना ये लोग, ये तो बैक बॉन्डिंग बोल दूंगा, तो इसके पास भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल था और इसके पास लोन पे, ये तो बैक बॉन्डिंग है, इसका लोन पे इसके खाली ऑर्बिटल में दे दो, ऑक्टेट तो एक्सपैंड नहीं होगा ना किसी का, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा
11 की बात करते हैं। CH3 CH पॉजिटिव चार्ज F बिल्कुल लाइक अ बैक बॉडी, इसको निकल बैक बॉडी। तो फ्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो आ सकता है। किसमें लोन पे एक सेकंड ठीक है, इसमें पॉसिबल है। अब इतना कैसे सोच सकते हैं, ये तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे सोचना तो बहुत बड़ी बात है। सीधी बात है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। आपने कहा ना अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते तो देयर इज अ कॉन्जुगेशन, उसमें होगा कॉन्जुगेशन, विल बी मेसोमेरिक इफेक्ट, लेकिन मिक्सिंग होगी। दे विल बी इन द सेम प्लेट बिकॉज़ सारे के सारे कार्बन sp2 है ना, जो sp अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट राइट ना, लेकिन सिर्फ इतने ही पार्ट में होगा कॉन्जुगेशन। तो हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, जिस पार्ट में वो डबल बॉन्ड अल्टरनेट है उतने पार्ट में बताऊं। गॉट इट ना? तो उसमें भी अपन लिखेंगे तो अपन बता देंगे भाई, जो इसमें कॉन्जुगेशन बताना है तरह से बता देंगे, किसी एक तरफ शिफ्टिंग कर देते हैं भाई। इस बॉन्ड को पहले डैश वाला पार्ट इसको यहां शिफ्ट करते हैं और इसको यहां शिफ्ट, तो फिर इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड और इधर से लो भाई। डाउन करते तो मंत्री ब्यूटाडाइन में जैसे बताया अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो तो होगा। सबको समझ में आया? अब अपन एरोमेटिसिटी पढ़ के थोड़ा जल्दी से कंक्लूजन करेंगे। एरोमेटिसिटी में भी अपन बहुत अजीब टाइप के कंपाउंड नहीं पढ़ेंगे, थोड़े इजी टाइप के कंपाउंड। अभी ब्रेक है, घर में क्या? अब इसको तुम लोग मतलब